हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो क्लास 12th का जो फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रोरी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हम चैप्टर भी 7 डिस्कस कर रहे हैं जो कि है हमारा सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड यानी कि समकालीन विश्व में सुरक्षा। आज हमारा लेक्चर 4 रहने वाला है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी पॉलिसी है सिक्योरिटी को लेकर के, यानी कि इंडिया की जो सिक्योरिटी पॉलिसी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने इस चैप्टर के रिगार्डिंग में 3 लेक्चर डिस्कस कर लिया है और वो तीनों वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, जाकर के आप देख सकते हैं। आज हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हो जाएगा। कल हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 8 के बाद हम चैप्टर 9 डिस्कस करेंगे। जब हमारा क्लास 12 की जो फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वो कंप्लीट हो जाएगी, तब उसके बाद हम एम लक्ष्मीकांत का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने लक्ष्मीकांत का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया जो कि हमारे एनसीईआरटी के पैरेलल में चल रहा है। जैसे ही एम लक्ष्मीकांत का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम क्लास 12 की जो सेकंड बुक है इंडियन पॉलिटी उसको कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में हम जो इंडिया की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है जिसके 4 डायमेंशन है, 4 कंपोनेंट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो हमारा पहला कंपोनेंट है वो क्या है, स्ट्रेंथ मिलिट्री कैपेबिलिटी। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है हमारा यानी कि इंटरनेशनल जितनी भी इंस्टीट्यूशंस है उसमें यानी कि उसके यानी कि किस तरीके से हम इंटरनल प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं। फिर सोशल डेवलपमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और चौथा जो है हमारा किस तरीके से हम इंटरनेशनल यानी कि जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसमें हम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा सकते हैं। ये हमारे 4 डायमेंशन इस सिक्योरिटी पॉलिसी के रहने वाले जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम समझते हैं, जो हमने पहला लेक्चर डिस्कस किया था उसी में हमने समझा था कि सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है। सिक्योरिटी का मतलब ये था कि हमारे आसपास की जो भी थ्रेट्स हैं, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, उससे खुद को प्रोटेक्ट करना, वो क्या है, हमारा सिक्योरिटी है। जैसे कि हम बहुत से ऐसे जो थ्रेट्स हो उसको अवॉइड करके भी अपनी आगे की जो लाइफ है उसको सरवाइव करते हैं। ये सारी चीजें किस तरीके से जो बेसिक मीनिंग था सिक्योरिटी का, ये सब हमने लेक्चर 1 2 3 सब में डिस्कस किया था, कंप्लीटली किया था। आज हमारा चैप्टर 4 यानी कि चैप्टर 7 भी कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हमारी जो पहला टॉपिक है इंडियन सिक्योरिटी पॉलिसी का, जो पहला है वो है स्ट्रेंथ मिलिट्री कैपेबिलिटी। इसका मतलब निकल के ये आता है कि जब हमारी कंट्री 15 अगस्त 1945 को क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस हुआ था। हमारी कंट्री इंडिपेंडेंस होते ही हमारी कंट्री का पार्टीशंस करके दो रीजन्स में, एक वेस्ट और एक ईस्ट में पाकिस्तान बनाया गया था। क्या बनाया था, पाकिस्तान। अगर हम आज के बारे में बात करते हैं तो ये जो ईस्ट था, ईस्ट पाकिस्तान, वो क्या है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश है। तो ये था पाकिस्तान का, हमारी कंट्री का जो पार्टीशन हुआ था। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया दोनों साइड से बात करते हैं, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल दोनों साइड से घिरा हुआ है। आज के टाइम पे अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इंडिया जो है दोनों तरीके की जो थ्रेड्स है उसको क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। कौन कौन से, एक तो था हमारा ट्रेडिशनल और दूसरा है हमारा नॉन ट्रेडिशनल। नॉन ट्रेडिशनल जिसे हम हिंदी में परंपरागत और अपरंपरागत सुरक्षा से भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर हम ट्रेडिशनल से बात करते हैं तो इसमें दो निकल के आते हैं, एक आता है एक्सटर्नल और एक आता है इंटरनल। ये दो थ्रेड्स। अगर हम इंडिया की बात करें तो आज के टाइम पे इंडिया क्या कर रहा है, दोनों थ्रेड्स को क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। जैसे कि अगर बात करते हैं, जो हमारा पहला कंपोनेंट है इसमें, कि पहला ही कंपोनेंट है कि किस तरीके से, यानी कि हम अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग करके हम अपने जो एक्सटर्नल जो थ्रेट्स हैं उसको हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, जब हमारा जो ये पहला पॉलिसी है, पहला ही रखा गया है कि मिलिट्री कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथ करना, यानी कि मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ावा देना।
जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, तब से लेकर के अगर आज हम 2023 तक की बात करें, तो इसमें इंडिया के द्वारा क्या है, करीबन 4-5 वॉर वो फेस ऑलरेडी कर चुका है अपने नेबर कंट्री से। अगर हम अपने नेबर्स कंट्री की बात करें, जिसमें पहला आता है भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, फिर आपका आता है श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान। ये इंडिया हमारी कंट्री के कुछ पड़ोसी नेबर्स है। अगर हम बात करते हैं चाइना और पाकिस्तान के बारे में, यानी कि पाकिस्तान और चाइना के बारे में बात करते हैं, 1945 से लेकर के 2023 तक पाकिस्तान के साथ अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान के साथ, तो एक 1947 में और 1947 1948 में एक वॉर देखने को मिला था। फिर 1962 में, फिर 1965 में, फिर 1971 में, फिर 1999 में कारगिल का वॉर देखने को मिला था। यानी कि अगर बात करते हैं, हमें अपनी कंट्री का जो एक्सटर्नल थ्रेट्स था, उसको अवॉइड करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए कहीं ना कहीं ये सबसे ज्यादा जरूरी था कि कहीं हम क्या करें, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को क्या करें, इंक्रीज करें। दूसरी साइड अगर हम चाइना की बात करते हैं, तो चाइना के साइड भी क्या है, एक 1962 में एक वॉर देखने को मिला था। यानी कि इंडिया ऑलरेडी, अगर हम बात करते हैं जो इंडिया की जो नेबर्स कंट्री है, इस साइड में अगर बात करते हैं, एक मिनट, अगर बात करते हैं इस साइड से, तो पाकिस्तान हो गया, और इस साइड से चाइना वाला रीजन हो गया। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया के एक्सटर्नल थ्रेट्स अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान और चाइना के रूप में हमें देखने को मिला था। तो जरूरी ये पड़ गया था कि सबसे पहले अगर हमें एक्सटर्नल थ्रेट्स को फेस करना है या उसको टैकल करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना होगा। इसीलिए 1974 में और 1998 में क्या है, इंडिया के द्वारा दो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, जो कि इंडिया के लिए सक्सेसफुली रहा था। उसके बाद क्या है, हमारी कंट्री क्या बनेगी, एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गई। तो अगर हम वर्ल्ड पे बात करते हैं, अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं, तो चौथे नंबर पे सबसे बड़ी आर्मी, सबसे पावरफुल आर्मी हमारी ही है। एशिया रीजन्स की बात करते हैं, तो उसमें दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी आर्मी और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हमारी देश है। इसका मेन पर्पस क्या था, कि हमारे जो दो बाउंड्री साइड, अगर चाइना और पाकिस्तान के साइड से बात करें, जो भी हमारे एक्सटर्नल थ्रेट्स थे, उसको टैकल करने के लिए क्या है, हमने अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी थी उस पर ज्यादा काम किया, ज्यादा फोकस किया, कि भाई हमें कहीं ना कहीं क्या करना है, इन दोनों देशों को टैकल करने के लिए, एक्सटर्नल थ्रेट्स को रोकने के लिए क्या है, हमें हमारी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने की जरूरत है। आज भी हम क्या करते हैं, अपने मिलिट्री कैपेबिलिटी को डे बाय डे क्या करते हैं, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने कराने के लिए अलग अलग जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जो वेपन्स है, खुद भी डेवलप कर रहे हैं, और बाहर की कंट्री से भी क्या करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, रसिया से हमने क्या किया था, S-400 खरीदा। इसका मेन पर्पस क्या था, कि अगर कोई भी कंट्री हम पे मिसाइल से अटैक करे, तो S-400 जो एयर डिफेंस मिसाइल्स है, उससे क्या करें, हम अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट प्रोवाइड करा सके। फिर वहीं पे क्या है, हमने फ्रांस से फिर क्या खरीदा, एक फाइटर जेट खरीदा, यानी कि एक राफेल खरीदा, सिर्फ इसलिए ताकि हम अपनी जो एयर फोर्स है उसकी भी कैपेबिलिटी को बढ़ा सके। हम अलग अलग कंट्री के साथ मिलकर के क्या कर रहे हैं, कि अपनी जो जो हम अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने पे काम कर रहे हैं। जैसे इसमें हमारी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने में, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में डीआरडीओ का काफी एक इंपॉर्टेंट रोल डीआरडीओ प्ले कर रही है। इसका मेन पर्पस यही है कि हम कहीं ना कहीं क्या कर सके, अपने बॉर्डर को सिक्योर कर सके, किससे, पाकिस्तान और चाइना जैसी कंट्री से। क्योंकि अगर हम पास्ट उठा के देख ले, ऑलरेडी इंडिया इन दोनों नेशंस के साथ मिलकर के अगर टोटल वॉर की बात करते हैं, तो पाकिस्तान के साथ ही क्या है, 5 वॉर फेस कर चुका, और चाइना के साथ एक अलग वॉर फेस कर चुका। अगर हम बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट की बात करें, या दोनों कंट्री के, तीनों कंट्री के बीच में आपस में कंफ्लिक्ट की बात करें, तो वो आए दिन न्यूज में हमें देखने को मिलता है। इसलिए इंडिया ने अपनी पहली ही पॉलिसी रखी सिक्योरिटी पॉलिसी में, कि वो अपने मिलिट्री कैपेबिलिटी को कहीं ना कहीं वो क्या करे, इंक्रीज करे, कहीं ना कहीं क्या करे, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। मेन पर्पस यही है कि जो दो थ्रेटिंग कंट्री है हमारे बॉर्डर के पास,
उसको कहीं ना कहीं हम क्या कर सके, टैकल कर सके। क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा क्या है, कई बार जो हमारा पीओके वाला रीजन है उसको पाकिस्तान अपना क्लेम करते हैं, एक्चुअली है हमारा, करते हैं वो अपना क्लेम है। तो वहां के थ्रू, वहां से होकर के क्या करते हैं, वो इंडिया में कहीं ना कहीं टेररिज्म फैलाने की कोशिश करते हैं। तो इन सब को टैकल करने के लिए हमारे लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी था, हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए, कि हम पहले अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को क्या करें, इंक्रीज करें। अगर हम बात करते हैं अपने दूसरे की, तो आता है हमारा डील विद इंटरनल प्रॉब्लम। अगर हम इंटरनल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, अगर हम इंटरनल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, तो इंटरनल प्रॉब्लम्स में हमारे पास क्या है, कई तरह की क्या है, इंटरनल प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझते हैं, जो इंटरनल प्रॉब्लम फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझते हैं, तो जैसे कि प्रॉपर्टी, सेपरेटिज्म, रेसिज्म, अनइवन डेवलपमेंट, करप्शन, ये सारी चीजें हमें इंटरनल प्रॉब्लम्स में देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे दूसरी जो है हमारी, कि जो भी हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स है उसको क्या करना, सॉल्व करना। जैसे कि अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो गरीबी किसी हर एक देश के लिए क्या माना गया है, एक सबसे बड़ा अभिशाप माना गया है। तो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉपर्टी को टैकल करने के लिए क्या है, अलग अलग तरीके की स्कीमें चलाई जाती है। अलग अलग जो हर एक कम्युनिटीज को प्रमोट किया जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि हम कहीं ना कहीं क्या कर सके, हमारे कंट्री के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कर सके, हम कम कर सके। सेपरेटिज्म का मतलब होता है, एक तरीके से अगर आप बात कर सकते हैं, अलगाववाद की नीति। अलगाववाद, अलगाववाद से ही पता चल रहा है कि अलग होने की नीति को क्या कहते हैं, अलगाववाद कहते हैं। अलग होने की नीति, जैसे कि अगर बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, समझिए कि जिस तरीके से पंजाब में कुछ लोगों के द्वारा क्या है, खालिस्तान की जो मांग की जाती है, वो भी क्या है, वो हमारे लिए एक इंटरनल प्रॉब्लम है। तो उसको हम किस तरीके से डील कर सकते हैं, वहां पे अगर हमें उसको डील करना है, जो अलगाववाद की जो नीति है, यानी कि सिर्फ ये खालिस्तान की मांग सिर्फ हमारे ही कंट्री में नहीं, कनाडा में भी क्या है, इंडिया में जो खालिस्तान है उसकी मांग के लिए वहां पे भी लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। तो वहां की गवर्नमेंट उतनी एक्शन उस पर लेती नहीं है। तो अगर हमें ये सेपरेटिज्म की अगर बात करना है, उसको टैकल करने के लिए क्या होना, एक प्रॉपर वे, और गवर्नमेंट को इसके लिए एक प्रॉपर टैकल करने के लिए पॉलिसी बनानी होगी, किस तरीके से हम ये जो लोगों, कुछ लोगों के द्वारा जो मतलब किसी भी रीजन्स में अलग होने की जो नीति चला स्टार्ट कर लेते हैं, पॉलिसी स्टार्ट कर लेते हैं, कि भाई प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं कि हमें एक नए रीजन से क्या करना है, अलग होकर एक नया रीजन बनाना है। तो जरूरत है आज के टाइम पे सरकार उस पर भी क्या करे, ठोस कदम उठाए। रेजिज्म का मतलब समझ में निकल के आता है यहाँ पे, जातीयवाद। यानी कि तो कुछ लोग क्या होते हैं, सोसाइटी के अंदर ही पीस को अगर बात करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या है, जाति के नाम पे भी क्या करने लगते हैं, आपस में ही कन्फ्लिक्ट करने लगते हैं। तो जिस तरीके से क्या है, जो सोसाइटी के अंदर जो पीसफुल माहौल रहता है, जो पीसफुल इन्वायरमेंट रहता है, वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, कंट्री को इंटरनली काफी ज्यादा लॉस देखने को मिलता है। फिर वहीं पे अगर करप्शन की बात करते हैं, या जो अनइवन डेवलपमेंट है, यानी कि जो ऐसे डेवलपमेंट जिसमें लोगों का भलाई ना हो, यानी कि अगर हम बात करते हैं अनइवन डेवलपमेंट का मतलब होता है कि असमान विकास, यानी कि एक समान से डेवलपमेंट ना हो पाना। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे लिए एक इंटरनल प्रॉब्लम्स है। इसके लिए क्या है, कहीं ना कहीं इससे हमें डील करना हो। तो हमारी गवर्नमेंट इन सब के लिए क्या करती है, जो भी हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स हो उसको सॉल्व आउट करने के लिए कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। फिर डेवलपमेंट के लिए काम करती है, करप्शन को रोकने के लिए। जैसे बात करते हैं करप्शन को, एक बहुत बड़ा करप्शन और प्रॉपर्टी एक सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा अभिशाप माना गया है। कहा जाता है कि जब कोई करप्शन करता है, तो वो जिस देश में जितनी ज्यादा जो करप्शन रहते हैं, वो सोसाइटी को उतनी ज्यादा खोखली करके रख देती है। तो सरकार इन सबको लिपटने, इन सब को टैकल करने के लिए क्या करती है, कहीं कहीं ना कहीं रूल्स और रेगुलेशंस टाइम के अकॉर्डिंग बनाती है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, किस बारे में, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
अगर हम सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक और जो सोशल डेवलपमेंट है वो हर एक कंट्री के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो जो डिपेंड होगा वो किस पे होगा, अदर कंट्री पे डिपेंड होगा। किस पे डिपेंड होगा? अदर कंट्री पे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम चाइना का केस देखें, सॉरी पाकिस्तान का केस देखें, तो पाकिस्तान आज के टाइम पे इकोनॉमिकली किस पे डिपेंड है? वो है चाइना पे। इसका मेन रीजन क्या है कि आज भी जो पाकिस्तान है जब हमारी कंट्री से सेपरेट हुआ था तब से लेकर के आज तक की बात करें, 2023 तक है, आज भी वो प्रॉपर वे में क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो नहीं कर पाए। जिसकी वजह से वो चाइना आज भी डिपेंडेंट किस पे, वेस्टर्न कंट्री के द्वारा जो एड्स प्रोवाइड कराए जाते हैं पाकिस्तान को, जो लोन्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, या जो चाइना के द्वारा जो लोन्स प्रोवाइड कराए जाते हैं उसपे उसकी अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की पूरी तरीके से टिकी हुई है। तो जरूरी है आज के हर एक कंट्री के लिए कि अगर उसको इंडिपेंडेंट रहना है तो सबसे पहले वो क्या करे, अपने इकोनॉमिक को डेवलपमेंट, तो वो इकोनॉमिकली क्या हो, डेवलपमेंट हो। अगर आज हम 2023 की बात करें तो वर्ल्ड में अगर पांचवी सबसे ज्यादा इकोनॉमिक जीडीपी के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो वह हमारी अर्थव्यवस्था है। यानी कि आज के टाइम पे क्या है, हम कहीं ना कहीं क्या है, एक इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के वे पे जा रहे हैं, और हम इस वजह से क्या है आज के टाइम में इंडिपेंडेंट है, यानी कि किसी डिपेंडेंट है किसी के ऊपर निर्भर हम नहीं है। इसके लिए हम फ्रीडम, यानी कि अगर जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये भी समझिए, जब रस रसिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है करीबन वो 1 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक चल रहा है। जब हम रसिया से क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट कर रहे थे तब वेस्टर्न कंट्री के द्वारा हम पे काफी ज्यादा प्रेशर डाला गया था कि हम रसिया से क्रूड ऑयल ना खरीदें। उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं, रसिया से तेल खरीद रहे हैं। हम रसिया और इंडिया के बीच में डील्स ट्रेड्स हो रहे हैं। इसका मेन कारण क्या है कि आज हम क्या है, एक इकोनॉमिक डेवलप्ड है, जिसकी वजह से हमें किसी के ऊपर भी निर्भर होने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस पॉइंट से बात करते हैं तो आज के टाइम पे जरूरत है कि इंडिया कहीं ना कहीं और भी ज्यादा क्या हो, इकोनॉमिकली डेवलप करे। अब बात करते हैं, जो हमारा थर्ड पॉइंट निकल के आता है वो है स्ट्रेंथ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। जब हमारा देश आजाद हुआ तब से ही हमने कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड पे क्या हो, पीस स्थापित हो, और वर्ल्ड के जितने भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको स्ट्रेंथ देने के लिए हमारा क्या है, हमेशा से प्रयास रहा है। जब हम बात करते हैं किसकी, कोल्ड वॉर ड्यूरेशंस की, जो कोल्ड वॉर ड्यूरेशन चल रहा था तब से कब तक चला था, 1945 में स्टार्ट हुआ था और 1991 तक चला था। तो इस बीच में क्या था, जो वर्ल्ड था दो ग्रुप्स में बढ़ गया था, एक वेस्टर्न, तो एक यूएसए के ग्रुप में था और दूसरा था रसिया के ग्रुप में। लेकिन हमने क्या किया, इसी बीच में एक नए मूवमेंट की तरफ हमने फॉरवर्ड किया था जिसका नाम था नॉन अलाइंड मूवमेंट। यानी कि हमारे द्वारा ये कहा गया था कि हम ना तो यूएसए के फेवर में रहेंगे ना हम रसिया के फेवर में रहेंगे। इसका यानी कि टाइम टू टाइम हम क्या करेंगे, जिस नेशंस का भी गलती नजर आएगा हम सही या गलत के बेस पे क्या करेंगे, उसका क्रिटिसाइज करेंगे। इसका मेन पर्पस क्या था कि भाई हमें किसी का गुलाम नहीं रहना है, हमें वर्ल्ड लेवल पे पीस एस्टेब्लिश करने की कोशिश करनी चाहिए। यही मेन कारण था कि कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन पे भी क्या है, हमने नॉन अलाइन मूवमेंट को एस्टेब्लिश किया था, उसके ग्रुप में रहे कि हम किसी भी एक ग्रुप में नहीं रहेंगे। इसको अडॉप्ट करने का मेन पर्पस ये था कि जहाँ पे पूरी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही थी, हमें वहां पे हमारी जो कोशिश थी वो ये थी कि किस तरीके से पीस को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। तो इसीलिए हम ना तो यूएसए की फेवर में गए थे ना रसिया के फेवर में गए थे। तो हम किसको अडॉप्ट किया था, हमने तो नॉन अलाइंड मूवमेंट को अडॉप्ट किया था। दूसरा फिर बात करते हैं, जैसे कि इंडिया के द्वारा से हमेशा से ही ये कोशिश रहा है कि वो एशिया के अंदर क्या करे, वो यूनिटी को फैलाए, स्ट्रेस अपॉन एशियन यूनिटी। फिर हमने जैसे ही हमें पता था कि जो कॉलोनाइजेशन था, हमारी कंट्री भी कॉलोनाइजेशन कॉलोनियल रही थी ब्रिटेन के, तो हमने स्टार्टिंग से ही क्या है, जो कॉलोनाइजेशन की जो प्रोसेस है हमने उसको हमेशा से अबोलिश किया, उसका हमेशा से क्रिटिसाइज किया था। तो मेन पर्पस क्या रहा था इंडिया का कि जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन है उसको क्या करे, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराए, वर्ल्ड पे पीस मेंटेन की बात करें कि विश्व में किस तरीके से पीस एस्टेब्लिश किया जा सकता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है टेररिज्म का। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि टेररिज्म कहते किसे हैं, तो अब इसके डिफिनेशन में कह सकते हैं कि टेररिज्म इज
defined as the situation when a person forced to violence to fulfill fulfill his unreasonable demand। यानी कि समझिए टेररिज्म को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप सीधा सीधी कह सकते हैं टेररिज्म एक ऐसी सिचुएशन है, यानी कि टेररिज्म एक ऐसा सिचुएशन है जब किसी व्यक्ति के द्वारा क्या है अपनी अनरिस्पॉन्सिबल यानी कि बेहूदी यानी कि बेखुदी वाली जो डिमांड्स है उसको पूरा करने के लिए फुलफिल करने के लिए वो क्या करता है सोसाइटी के अंदर क्या करता है वायलेंस करता है, तो उसे हम कह सकते हैं टेररिज्म। तो यहाँ से आप टेररिज्म का मतलब समझ में आ गया। अगर हम बात करते हैं टेररिज्म और वर्ल्ड के बारे में, तो जैसे कि अगर बात करते हैं तालिबान एंड अल कायदा ये किसके द्वारा फंडेड किया जाता था? ये फंडेड किया जाता था यूएसए के द्वारा। किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा। और कब? जब अफगानिस्तान के अंदर क्या चल रहा था? क्राइसिस चल रहे थे, ड्यूरिंग अफगानिस्तान अफगानिस्तान क्राइसिस। जब अफगानिस्तान के अंदर क्राइसिस चल रहा था तब जो दो टेररिज्म ग्रुप थी तालिबान और अलकायदा, वो किसके द्वारा फंडेड किए जा रहे थे? यूएसए के द्वारा फंडेड किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही 9/11 का हमला हुआ था यूएसए के ऊपर, तब यूएसए को समझ में आ गया था कि जो ये टेररिज्म है वो किसी का भी अपना सगा नहीं है। तब यानी कि जैसे ही 9/11 का जो अटैक हुआ था यूएसए के ऊपर, तब यूएसए को समझ में आ गया है कि जो वर्ल्ड लेवल पे जो एक टेररिज्म है वो दुनिया के लिए एक काफी बड़ा थ्रेट है। उसी तरीके से जो मैं बहुत से जो कंट्रीज हैं, जैसे कि बात करते हैं जो टेररिज्म को क्या है उसको फिर जैसे कि बात करते हैं आज के टाइम पे बहुत से ऐसे कंट्री में क्या है कि जिहाद और रिलीजन्स के नाम पे क्या है टेररिज्म को पाला जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसा नेशन है जहाँ पे रिलीजन्स के बेस पे और जिहाद के नाम पे क्या है आतंकवाद को पाला जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान काफी लंबे समय तक FAFT के ग्रे लिस्ट में वो शामिल रहा था। अब बात करते हैं हम किस बारे में? टेररिज्म के कुछ ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर हम टेररिज्म के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करें तो हमें क्या देखने को, जैसे कि अगर हम टेररिज्म के ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो जो ग्रुप ऑफ कुछ यानी कि कुछ लोगों का ग्रुप या ग्रुप ऑफ टेररिज्म विद अ सिमिलर आइडियोलॉजी इज कॉल्ड द टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों का ग्रुप जो सेम आइडियोलॉजी रखते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? टेररिज्म ग्रुप्स कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो बहुत से क्या है तो टेररिज्म ग्रुप है वो हमें देखने को मिलता है। जैसे कि पहला आता है ISI, फिर बात करते हैं तालिबान तालिबान फिर एक और देख जैसे कि अलकायदा अलकायदा लश्कर ए तैयबा लश्कर ए तैयबा। फिर बात करते हैं जैसे कि हजीबुल मुजाहिदीन। ये सारे क्या है? ये आपको टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं जैसे हमारी कंट्री और टेररिज्म के बारे में।
सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किस बारे में, नेचर ऑफ टेररिज्म, यानी कि किस किस रूप में हमें हमारी कंट्री के अंदर आतंकवाद देखने को मिलता है। अगर हम नेचर ऑफ टेररिज्म की बात करते हैं तो वो हमें चार रीजन में यानी कि चार रूप में देखने को मिलता है। कौन कौन से रूप में? सबसे पहला हमें देखने को मिलता है वो रिलीजियस टेररिज्म के नाम पे। रिलीजियस टेररिज्म, रिलीजियस टेररिज्म से ऐसे आप समझ सकते हैं जो धर्म के नाम पे क्या हो, आतंकवाद को बढ़ावा दे। एग्जाम्पल के तौर पे आप सीधा ये समझिए, जो 26/11 का जो हमला हुआ था 2008 में, उसमें जो इस्लामिक जो ग्रुप आकर के हमारे ताज होटल पे जो अटैक किया था, वो क्या था? एक हमारा रिलीजियस टेररिज्म था, जो कि में काफी इनोसेंट लोगों को क्या है, कुछ ग्रुप्स के द्वारा क्या है, धर्म के नाम पे मार दिया गया था। तो वो था हमारे, जैसे कि उसे समझ सकते हैं, वो क्या था हमारा रिलीजियस टेररिज्म। जैसे कि हम बात करते हैं पंजाब में, कश्मीर में भी हमें क्या है, एक रिलीजियस टेररिज्म देखने को मिलता है। ये था हमारा पहला नेचर। दूसरा नेचर की बात करते हैं तो दूसरा नेचर हमें निकल के आता है सेपरेटिज्म। तो बात करते हैं सेपरेटिस्ट टेररिज्म। सेपरेटिस्ट टेररिज्म का मतलब ये निकल के आता है, जो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि सेपरेटिस्ट या सेपरेटिज्म का मतलब होता है अलग होने की नीति या अलगाववाद की नीति। यानी कि कुछ लोगों का ग्रुप ये डिमांड करता है कि वो एक रीजन से अलग होकर के वो क्या करे, अपने लिए एक नया देश क्रिएट करे या अपने लिए एक इंडिपेंडेंट रीजन को वो क्या करे, स्टेट फॉर्म करे या बनाए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं पंजाब के अंदर क्या है, खालिस्तान की मांग देखने को मिलती है। कश्मीर को हमारे रीजन से अलग होने की डिमांड की जाती है। वहां के कुछ यानी कि कुछ लोगों को कुछ टेररिज्म के द्वारा कैंपेन चलाए जाते हैं कि किस तरीके से हम कश्मीर को इंडिया से अलग कर दें। जो कि पीओके वाला जो हिस्सा है, वो चाहते हैं कि किस तरीके से वो क्या करे, इंडिया से उसको अलग कर दे, जिसकी वजह से वो क्या है, आज भी जो हमारा पीओके वाला हिस्सा है उसे वो आजाद कश्मीर कह के बुलाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हमें सेपरेटिस्ट टेररिज्म में देखने को मिलता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि एक कंट्री या किसी भी बात करते हैं, एक रीजन को डिवाइड करके दूसरे रीजन में फॉर्म करना, यानी कि एक एरिया को हटा करके सेपरेट करके क्या करना है, दूसरे एरिया में बना, यानी कि नया क्षेत्र निर्माण करना, ये इनका मेन मकसद होता है। जैसे पंजाब के अंदर क्या है, खालिस्तान की मांग होती है, कश्मीर को भारत से अलग करके एक देश बनाने की या पाकिस्तान में मिलाने की बात की जाती है। तो ये सारे किसमें आएंगे? ये सारे आएंगे हमारे सेपरेटिस्ट टेररिज्म के अंदर आएगा। फिर इसमें एक चौथा यानी कि तीसरा जो नेचर निकल के आता है, वो आता है फॉरेन टेररिज्म। फॉरेन टेररिज्म, अगर हम फॉरेन टेररिज्म की बात करते हैं तो फॉरेन टेररिज्म का मतलब होता है कि जो आतंकवाद किसी देश के अंदर या किसी रीजन के अंदर जो फैल रहा है, उसको बाहर की कंट्री के द्वारा क्या करना, फंडेड प्रोवाइड कराना, यानी कि उसको इकोनॉमिकली हेल्प प्रोवाइड कराना। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज जो होते हैं, वो किसके द्वारा फंडेड किए जाते हैं? वो पाकिस्तान के द्वारा क्या किया जाता है, फंडेड किया जाता है। यानी कि सीधा सीधे समझिए कि इंडिया के अंदर जो भी मोस्ट जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज होता है, वो किसके द्वारा फंडेड किया जाता है? पाकिस्तान के द्वारा फंडेड किया जाता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, उसको पाकिस्तान से अलग होने के लिए जो डिफरेंट रीजन है, यानी कि जो अलग रीजन होने के लिए जो मांग की जाती है, जिसकी वजह से जो जम्मू कश्मीर में जो भी आतंकवादी जो अटैक्स होते हैं, या एग्जाम्पल के तौर पे समझिए जो पुलवामा अटैक हुआ था आज से कुछ साल पहले, तो उसमें भी किसका हाथ पाया गया था? इसके बैकग्राउंड में कौन देखने को मिला? तो पाकिस्तान ही देखने को मिला था। यानी कि जिस टेररिज्म को बाहर के देशों के द्वारा फंडेड किया गया हो, या बाहर के देशों के द्वारा क्या है, किसी पर्टिकुलर एक रीजन में वायलेंस करवाया गया हो, तो उसे हम कह सकते हैं फॉरेन टेररिज्म। फिर एक आता है रीजनल टेररिज्म। रीजनल टेररिज्म का मतलब होता है, एक निकल के आता है रीजनल, रीजनल टेररिज्म। रीजनल टेररिज्म का मतलब है कि पर्टिकुलर किसी एक देश के अंदर ही वहां के जो लोकल के जो लोग हैं, यानी कि जो लोकल लोग हैं, वही क्या करे, अपनी सोसाइटी या अपनी ही पीपल्स को क्या करने लगे, अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए सोसाइटी में क्या करने लगे, वायलेंस करने लगे। उसे हम कह सकते हैं रीजनल टेररिज्म। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं जो नक्सलिज्म है, यानी कि जो
नक्सलबाज हैं वो क्या करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं किसकी, तो जो पुअर्स लोग होते हैं या जो ट्राइबल्स होते हैं उनकी। ट्राइबल्स के सपोर्ट में वो क्या करते हैं, ये इन दोनों को वो क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो जिसकी वजह से इनकी जो कन्फ्लिक्ट है वो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट और हमारी मिलिट्री के साथ होती रहती है। तो जिसकी वजह से क्या है, एक सोसाइटी के अंदर क्या बनी रहती है, एक वॉयलेंस की कंडीशंस बनी रहती है। तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं क्या है, ये हमारा एक रीजन टेररिज्म। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं जो हमारा नेशनलिज्म इफेक्टेड स्टेट है वो कौन कौन सा है, एक तो आंध्र प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। ये वो स्टेट है जो कि क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, नक्सलिज्म से इफेक्टेड है, यानी कि यहाँ पे आपको नक्सलवाद देखने को मिलेगा। तो अगर हम नेचर ऑफ टेररिज्म की बात करते हैं हमारी कंट्री में, तो ये 4 रीजन में हमें टेररिज्म देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 7 है वो कंप्लीट हो गया। अब हम कल चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे जो कि हमारा इन्वायरमेंट एंड, तो हमारा चैप्टर 8 है वो क्या है, इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज है। उसको अब हम कल स्टार्ट करेंगे। इन्वायरमेंट एंड के बाद हम जब हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट हो जाएगा तब हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा ग्लोबलाइजेशन। और जैसे ही हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट होगा तब हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 17, यानी कि जो कि होगा पार्ट हमारे थर्ड का। अब जैसे ही पार्ट थर्ड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम क्लास 12 की जो फर्स्ट बुक है उसको स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स आज की वीडियो कंप्लीट करने से पहले एक छोटे से इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारा जो वीडियो पैटर्न है वो किस तरीके से चल रहा है और आगे किस तरीके से कंटिन्यू होता रहे। अगर हम बात करते हैं मंडे से सैटरडे के बीच में, तो इसमें हम क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 की एनसीईआरटी और पैरेलल में एक स्टैंडर्ड बुक को कवर करें, स्टैंडर्ड बुक को कंप्लीट करें जो कि हमारा एम लक्ष्मी। हमने एनसीईआरटी में क्लास 6 से लेकर के क्लास 11 की फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों बुक कंप्लीट कर लिया। अभी हमारा क्लास 12 का फर्स्ट बुक चल रहा है। एम लक्ष्मीकांत में हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया विद हर एक चैप्टर का आपको एमसीक्यू भी मिल जाएगा और इन दोनों पार्ट का आपको 2 टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। तो वो सारे वीडियो अपलोडेड है, प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं संडे को, तो संडे संडे को हम 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारा यूनिट बाय डिवाइडेड है, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट को क्या है कंप्लीट कर लिया जो कि था हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमने एशियन, मिडिवल, मॉडर्न एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें हमने टोटल 526 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ये भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अभी हमारा वीडियो यानी कि यूनिट 2 चल रहा है जो कि हमारा पॉलिटी। लास्ट संडे हमने 2001 से लेकर के 2003 तक के एमसीक्यू क्वेश्चन देखे थे जो कि यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछे। और नेक्स्ट संडे हम 2004 से लेकर के 2006 तक के एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जब हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने यूनिट 3 जो कि होगा हमारा ज्योग्राफी का। और जब हमारा यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 4 जो कि होगा हमारा इकोनॉमिक्स। और जब यूनिट 4 भी कंप्लीट हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे अपना सी सेट। तो ये पैटर्न में ही हमारी आगे वीडियो कंटिन्यू होती रहेगी। जो स्टूडेंट 2024 के लिए जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए ये कंटिन्यू इसी पैटर्न पे आगे चलता रहेगा, यानी कि जो 2024 के लिए प्रिपरेशन उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।